जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी को नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम दही वाली मगम्मा का कंप्लीट कहानी पढ़ने वाले। पूरा कहानी आपको एक वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर से कहाँ कहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहाँ कहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कहानी के लेखक कौन है और उनका परिचय जानते हैं। क्या कौन लेखक है, उनका परिचय के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कहानी का जो लेखक है वो श्रीनिवास है। कहानी का जो लेखक है साथियों, वो श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। तो यहाँ पर इनका मूल नाम क्या है और इनका जन्म कहाँ हुआ ये जानते हैं। तो श्रीनिवास का जो पूरा नाम था मास्तिक वेंकटेश अयंगार है। क्या है? मास्तिक वेंकटेश अयंगार है। इनका जो जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी कर्नाटक के कोलूर में हुआ था। कोलार में। क्या हुआ था? कोलार में। ये कोलार देखिए, केजीएफ वाला कोलार है। केजीएफ फिल्म देखिए ना, वही वाला कोलार में हुआ था। देखिए साथियों, इनका जो जन्म हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था। तो इनकी जो कहानी का जो मातृभाषा है वो भी कन्नड़ होगी। तो ये कहानी भी साथियों कन्नड़ में ही लिखी गई है और उसका अनुवादित किया गया हिंदी में। अनुवादित किया गया हिंदी में। आगे हम जानेंगे कि इनका अनुवादित हिंदी में किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए, इनका साहित्य में क्या क्या योगदान है वो समझते हैं। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में गिने जाते हैं। यानी कि जो हमारे श्रीनिवास जी हैं वो कन्नड़ साहित्य के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे इन्होंने रचना, बहुत अच्छे लेवल की रचना इन्होंने की है और इनको बहुत बड़े बड़े नामों में इनका नाम लिया जाता है। उन्होंने कविता क्या क्या लिखा? कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र सहित के लगभग सभी विधाओं पे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्होंने बहुत सारे चीजें लिखे, नाटक लिखे, आलोचना लिखे, जीवन चरित्र, कविता और भी अनेक चीजों में इनका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है, कन्नड़ साहित्य में। चलिए अब समझते हैं इनका सम्मान और पुरस्कार क्या क्या मिला इनको। देखिए, सन 1968 ईस्वी में उनके कहानी संकलन संकलन में क्या था? संगा कैथगुलू। ये नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहां से पूछे जा सकते हैं। संगा कैथेगुलू, ये देखिए कन्नड़ भाषा में है। क्या है? कन्नड़ भाषा में को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यानी कि 1968 में उसकी कहानी थे संगा कैथेगुलू, जिनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, उनको यानी प्रदान किया गया। और इसके अलावा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो गया। साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल कुछ लेखकों को ही मिला जाता, सबको ज्ञानपीठ का पुरस्कार यहाँ पर नहीं दिया जाता है। इनका अनुवाद हम बताए थे, इनका ये कहानी जो है वो कन्नड़ भाषा में है। तो इनका जो अनुवाद है हिंदी में कौन किसने किया? तो यह कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट की कन्नड़ कहानियों से ली गई। नेशनल बुक की जो बुक है ट्रस्ट की कन्नड़ कहानियों से ली गई है। इसका हिंदी अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। किसने किया था? B.R. नारायण ने किया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जा सकते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। इनका अनुवाद किसने किया था? B.R. नारायण ने किया था। चलिए साथियों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहले जानते मगम्मा का जीवन क्या, यानी मगम्मा, दही वाली मगम्मा जो बोल रहे, दही वाली शीर्षक क्यों पड़ा ये जानते हैं। माँ जी कौन थी, ये इन दोनों में संबंध क्या समझते हैं। देखें, जो मगम्मा थी वो बेकंठपुर, क्या था? बेकंठपुर गांव की एक साधारण महिला है। जो मगम्मा है वो बेकंठपुर का एक साधारण सी महिला है, जिसका काम है बंगलुरु शहर जाकर दही बेचना। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया दही वाली मगम्मा। यानी कि जो मगम्मा है बेकंठपुर की एक महिला है, साधारण सी महिला, जैसे आमचाल महिला होती है वैसे कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं थी। और
और वो बेंगलुरु शहर जाकर, अभी बंगलोर बोलते हैं, बंगलुरु अभी है लेकिन पहले उसको बंगलोर बोलते थे। तो वह शहर के एक संभ्रवात महिला, यानी कि बहुत ही सुशील जो महिला, अच्छी घर की महिला होती है, उसको जाके दही देती थी, वो जिन्हें वह माजी कह कर बुलाते थे। माजी कौन है? तो माजी यहाँ पर लेखक की माँ है साथियों। लेखक की क्या है? माँ है। लेखक की क्या है? माँ है, जिसको वह माजी कहकर बुलाती है। मगम्मा माजी को बहुत मानती है, यानी कि बहुत ही उनसे अच्छे तरह से व्यवहार आती है, अच्छे तरह से उनके सामने पेश आती है। उनके पास बैठकर अपने घर परिवार सुख दुख दुनियादारी की बातें करती हैं। आप सभी जानते हैं कि जब यहाँ पर दो महिला मिलती है तो क्या क्या चीज की बातें होती है, हर चीज की बातें, दुनियादारी, घर परिवार, सुख दुख, क्या दुख है क्या सुख है। और जो मगम्मा है अपने पैसे भी माँ जी को जमा करती थी, वो पैसे भी देती थी जमा करने के लिए कि रखे रहिए बाद में काम आएगा, इसके लिए। मगम्मा एक स्वाभिमानी महिला है, मतलब मगम्मा एक स्वाभिमानी महिला इस है जो अपना खर्चा खुद करती है, किसी पर वो निर्भर नहीं, अपने पति पर नहीं निर्भर है, ना ही अपने बेटे पर निर्भर है, जो मेहनत करके अपना जीवन यापन क्या करती है। चलिए आगे समझते हैं। सास बहू में विवाद और अलगाव। मतलब अब देखिए, इस कहानी में तीन पात्र हैं। इस कहानी में टोटल तीन पात्र में मगम्मा का बेटा, बहू और पोता, और एक पोता, तीन है। मगम्मा के घर में उसका बेटा, बहू और एक पोता थे। एक दिन बहू किसी बात पर अपने छोटे बेटे यानी मगम्मा की पोते को की पिटाई कर देती है। अब जानते हैं, देखिए बहुत सारे क्या होते हैं, जो दादी होती है अपने पोते को कोई यदि कोई मारता है तो उसको बोलती है, डटकारती है, फटकारती है। तो यहाँ पर एक दिन क्या हुआ, जो बहू थी यानी नजम्मा थी, बहू का नाम नजम्मा है, बहू का नाम नजम्मा है, इसको भी याद रखिएगा, बहू का नाम नजम्मा है। किसी दिन किसी क्या किया, बेटे को अपने मार दिए, खूब पिटाई कर दी। यह देखकर मगम्मा के दिल दहल गया, क्योंकि अपने वो पोते से बहुत प्यार करते थे, और वह बहू को डांटते हुए राक्षसी कह देती है, बहू को डांटती है, राक्षसी, डायन वगैरह कह देती है। इस बात पर बहू भी चुप नहीं रहती और पलटकर जवाब दे देती है। इस बात पर क्या होता है, बहू भी चुप नहीं रहती है और पलटकर जवाब दे देती है, और वह कहती है कि अपने बच्चे को पीटने का उसे पूरा अधिकार है, अपने बच्चे को पीटने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, वो अपने बच्चे को अगर कोई गलती करती है तो उसको पीटने का पूरा अधिकार है। और ये साथियों, ये इतना झगड़ा बढ़ गया, एक बेटे को पिटाई को लेकर इतना झगड़ा बढ़ गया कि दोनों अलग अलग खाना पकाने की सोच तक पहुंच गए। जब मगम्मा का बेटा घर आता है तो वह अपने पत्नी का ही साथ देता है। वो जाहिर सी बात है साथियों, यहाँ पर बेटे का जो हालत होता है वो दोनों तरफ का होता है, ना इधर का जा सकता ना इधर का रहता है, वो बीच में फंस जाता है। यदि यदि वो माँ का साथ देता है तो पत्नी और बेटे चले जाते हैं, यदि वो पत्नी का साथ देता है तो माँ चली जाती है। तो लड़का का जो जीवन है वह कहानी में भी और हकीकत में भी थोड़ा सा कष्ट वाला चीज है। वो फैसला करता है, मगम्मा का जो बेटा करता है, क्या कहता है, वो अपने पत्नी का ही साथ देता है। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि तुम्हा तुम तो अपना ख्याल रख सकती हो, लेकिन मेरे पत्नी और बेटे का ख्याल रखने के लिए मेरे के अलावा कोई नहीं। इसलिए जो बेटा है वो अपनी पत्नी का साथ देता है और मगम्मा से कहता है, अपनी माँ से कहता है कि अगर उसे परेशानी हो रही है तो अलग हो जाए। यहाँ बात इतना बढ़ गई कि यहाँ पर परिवार को अलग होने की बात आ गई। बेटे के इस व्यवहार से मगम्मा बहुत टूट जाती है और उसी दिन दोपहर से अपना खाना अलग अलग बनाकर खाने लगती। क्या होती है, जो मगम्मा थी वो बहुत इस बात से टूट जाती है कि बेटे उसके साथ गलत व्यवहार किए, कि परेशानी हो रही है तो अलग हो जाओ, इस बात की हुई। तो मगम्मा एक स्वाभिमानी महिला थी, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे, यानी कि इंडिपेंडेंट वुमेन थी, यानी कि स्वतंत्र महिला थी, वो अपना खुद खर्चा चला सकती है। इसलिए वो क्या करती है, उसी दिन जिस दिन झगड़ा हुआ सुबह शाम दोपहर से ही अलग खाना पका कर क्या करनी, खाने लगती है। अब चूंकि दोनों अलग हो गए तो मखमल का ब्लाउज और ताने, समझिए, अलग होने के बाद
मगम्मा दही बेचती थी, उसके बाद भी दही बेच रही है। कुछ पैसे जमा करके वह अपने लिए मखमल का ब्लाउज, ये ब्लाउज यानी कि जैकेट जो देखते हैं ब्लाउज, सिलवा लेती है। मखमल का जो होते हैं बहुत ही ऊंचे दर के होते हैं, मखमल का ब्लाउज सिला लेती है। जब यह देखती है, बहू जब देखती है तो जलकर भुन जाती है, झुलस जाती है और ताना मारती है, कहती है कि जब वह साथ थी तो कोई गहना या कपड़े नहीं बनवाती थी, अब जो अब मखमल पहन रही, मतलब जब साथ रहती थी तो उसका जो पैसा था वो अपने बच्चों, अपने पोते के लिए मिठाई लाती थी, घर खर्चा के लिए पैसे देती थी। चूंकि अब वो अलग हो चुकी तो एक आदमी के लिए इतना खर्चा नहीं हो पा रहा था, ज्यादा खर्चा अब नहीं हो रहा था, तो पैसे बच जाती है और बचने के बाद जमा करके वो मखमल का ब्लाउज सिलवा लेती है, जिससे देखकर बहू क्या होती है, जल जाती है, जलनखोर होती है। अब समझिए, अब होता है रगंपा का प्रवेश। कहानी में एक न्यू कैरेक्टर का प्रवेश होता है, रगंपा। रगंपा कौन है? तो रगंपा गांव का ही एक आदमी है। रगंपा गांव में जो है एक रगंपा नाम का आदमी रहता था, जो जुआ खेलता था। जो क्या खेलता था? जुआ खेलता था और आवारागर्दी करता था। जब उसे पता चला कि मगम्मा अपने बेटे से अलग हो रही है और उसके पास पैसे भी है, तो वह मगम्मा के करीब आने की कोशिश करता है। क्या होता है, रगंपा गांव का एक जुआरी आवारागर्दी आदमी था, जो कि जब उसको जैसे ही पता चलता है कि जो मगम्मा है वो अपने बेटे और बहू से अलग हो रही है, तो वह मगम्मा के करीब आने की कोशिश करता है। वह रास्ते में मगम्मा को रोकता है और उससे कर्ज मांगता है, उससे पैसे मांगता है कि कुछ पैसे उधार दे दो जुआ खेलने के लिए। ये और एक दिन क्या होता है, अमरा यानी कि आम के बाग में उसका हाथ भी पकड़ लेता, यानी कि उससे पैसे मांगने के साथ साथ उसका इज्जत लूटने का भी कोशिश करता है, यानी कि एक शब्द में कहते हैं उसका बलात्कार यानी कि रेप करने का भी कोशिश करता है। तो मगम्मा जो है वो एक इज्जतदार महिला थी, वो एक इज्जतदार और स्वाभिमानी महिला थी। वह तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है और उससे झगड़ा कर लेती है। उसे क्या करती है, झगड़ा कर लेती है और वहां से चली जाती है। वहां से क्या आती है, चली जाती है। अब क्या हुआ, तो अब बहू की कूटनीति और परिवार का अब मिलन हो जाता। बहू ने एक नया दिमाग चलाया, जिससे क्या हुआ, परिवार का मिलन हो गया। अब जानते मगम्मा जो नजम्मा थी वो ऐसा क्या करती है जिससे परिवार का मिलन हो जाता है। देखिए, जो रगंपा वाली बात पूरे गांव में क्या हो गया, फैल जाती है। रगंपा जो छेड़छाड़ किया, पैसे मांग रहा है, ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और मगम्मा की बहू यानी कि नजम्मा के कानों तक भी पहुंच जाती है। बहू समझ जाती कि अगर सास अकेली रही तो उसके सारे पैसे रगंपा उड़ा ले जाएगा। अब बहू समझ जाती, समझदार महिला थी, जो कि समझ जाती है कि अगर सास अलग रही यानी कि मगम्मा अलग रही तो रगंपा उसका सारे पैसे ले लेगा और इसका इज्जत भी लूट लेगा, यानी कि उसका रेप कर देगा। तो वह बहुत समझदारी से काम लेती है। क्या करती है, वह बहुत समझदारी से काम लेती है और अपने बेटे, जो अपने बेटे यानी कि मगम्मा के पोते को, बहू क्या करती है, अपने बेटे को समझा बुझाकर अपने दादी के पास भेज देती है और कहती है कि जा तू अपने दादी के पास, वो तेरे लिए मिठाइयाँ लाएगी, तेरे लिए कपड़े लाएंगी और चॉकलेट वगैरह लाएंगी। तो समझा बुझाकर अपने पोते को अपने दादी के पास भेज देती है। चूंकि यहाँ पर दादी भी अपने पोते से बहुत प्यार करती है, तो पोता पोता अपने दादी से भी बहुत प्यार करता है, दादी भी पोते से प्यार करती है। वह अपनी दादी के पास रहने के जिद पकड़ लेता है। एक दो दिन बाद बहू और खुद मगम्मा के पास आ जाते हैं। क्या करती है, जब कुछ 2 3 4 दिन रहने लगी, जब पोता रहने लगा, जिद करने लगा कि मैं जाऊंगा वहीं रहूंगा दिन भर, तो 2 3 दिन बाद क्या हुआ, बेटा और बहू भी क्या करती है, उनके पास आने लगती है। वह अपने गलती क्या कहते हैं, मान लेते हैं और मगम्मा को समझाती है कि बुढ़ापे में इस तरह रहना ठीक नहीं है। वो बोलती है कि बुढ़ापे आपकी यहाँ पर उम्र हो गई है, इस तरह से अकेले रहना, अकेले दही बेचने जाना, अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए, पोते के जिद और बहू बेटे के मनाने के बाद मगम्मा का दिल पिघल जाता है और वह फिर से उनके साथ रहने लगती है। जब वो
पोते जिद करने लगा कि हम दादी के साथ रहेंगे, बहू बेटी भी समझाती है, और आस पड़ोस के जो बूढ़े बुजुर्ग रहते वो भी उनको समझाते हैं। तो वो मगम्मा का दिल पिघल जाता अपने पोते के प्रति, अपने बेटे के प्रति, क्योंकि माँ कितना भी इतनी भी कठोर नहीं होती है कि अपने बेटे से या अपने पोते से अलग हो जाए। तो इस प्रकार से दोनों अपने साथ रहने लगती हैं। अब देखिए सुखद अंत में, सुलह के बाद सुखद अंत हो गया, उन्हीं के मिलन हो गया। बहू बहुत ही समझदारी दिखाते हुए मगम्मा से कहती है, बहू जो बहू थी वो समझदारी दिखाते हुए मगम्मा से कहती है कि अब वह धूप में बाहर जाकर दही नहीं बेचेगी। बहू खुद दही बेचने की जिम्मेदारी अपने सर पर लेती है और मगम्मा को घर पर आराम और अपने पोते के साथ खेलने के लिए छोड़ देती है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहू बहुत समझदारी दिखाते हुए कहती है कि माँ जी, यानी कि अपने सास को कहती है कि अब आपको धूप में बाहर जाकर कमाने की जरूरत नहीं है, आप खुद घर में रह सकती है, अपने बेटे अपने पोते का ख्याल रख सकती है, उनके साथ खेल सकती है, और जो दही बेचने का कार्य है वो मैं कर लेता हूँ। तो बहू इस प्रकार से वो दही बेचने की शुरुआत कर देती है। अब समझते हैं साथियों, यही कहानी था। अब कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, अब ये समझता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहानी के अंत में लेखिका बताती, जो माँ जी है, माँ जी लेखिका बताती है कि हर घर में सास और बहू के बीच अधिकार और स्वतंत्रता की होड़ लगी होती है। हर घर में अभी देखते होंगे, जो हर घर में क्या होता है, हर घर में अभी यही चल रहा होगा, सास और बहू के बीच कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर सास और बहू के बीच में लड़ाई ना हो, अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के लिए। माँ अपने बेटे पर हक नहीं छोड़ना चाहते, जो माँ यानी कि सास है, और जाहिर से बात है जिसको पाल पोस के बड़ा किए उस पर वो हक नहीं करना चाहती है, वो हक नहीं छोड़ना चाहती। और जो बहू है अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती है। और जो देखिए दोनों का जिम्मेदारी है, बहू भी तो अपने पति के लिए जिम्मेदार है, वो भी अपना उस पर अधिकार जमाना चाहते क्योंकि उससे शादी हुआ है। यह स्थिति वैसा ही है, स्थिति कैसा स्थिति है, जब पानी में मगरमच्छ यानी पानी में मगरमच्छ यानी बहू बहू की जो दशा है पानी में मगरमच्छ जैसा हो गई है। बच्चे को नीचे खींच रही है, क्या कर रही है, बच्चे को नीचे पानी में खींच रही है, मगरमच्छ जैसी हालत हो गई है। और ऊपर कोई माँ बाह पकड़कर उसे बचा रहा है। क्या कर रहा है, बहू जो बेटे हैं, बेटे को पत्नी अपने ओर खींच रही है, और बहू माँ जो है वो अपने ओर खींच रही है। तो इस प्रकार से बहू के जो जो हालत हो जाती है, पानी में मगरमच्छ जैसा हालत हो जाता है, ऊपर से ये खींच रही ये खींच रहा, बीच में बेचारा फट जाता है। बेटा वो दोनों को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसके लिए दोनों ही उतना इम्पोर्टेंट है, जितना माँ इम्पोर्टेंट है उतना पत्नी इम्पोर्टेंट है, और जितना पत्नी महत्वपूर्ण है उतना ही आपका दोनों का, वो दोनों को साथ रखना चाहता है। लेकिन सास और बहू में अब सुलह हो गई है, तो अब यहाँ पर रह रही है, लेकिन बहुत सारे घर में यहाँ पर दोनों अलग अलग हो जाती है। और इस अलग का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो पड़ता है पोते पर। क्योंकि जब देखिए, जब बहू और बेटे अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, पोते को ना ही दादी का प्यार नहीं मिलता, दादी का प्यार जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता हर बच्चे के लिए। कम से कम तो 10 साल 8 साल वो अपने दादी के साथ रहता है, तो बहुत सारे चीज सीखता है, दादी दादा के साथ रहता है। और जो दादा और दादी का सबसे अंतिम जो प्यार होता है वो अपने पोते के प्रति ही होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोनों का जो इसके बीच में इन दोनों का क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है। लेकिन समझदारी और पारिवारिक प्रेम में इस समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। यदि आप में समझदारी है, बहू अपने समझदारी रखे, और ऐसा नहीं करें कि केवल बहू की बात है, यहाँ पर सास भी कुछ गलती करती है, कुछ गलती बहू भी करती है, कुछ गलती बेटे की भी होती है, तीनों का गलती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के प्रति गलती है, तीनों के प्रति गलती है। तो तीनों यदि अपना समझदारी और पारिवारिक प्रेम में करें रहें तो इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से साथियों इस कहानी का अंत हुआ। तो कहानी का सारांश केवल यही है कि
ये कहानी में केवल यही बता गया कि अभी हर घर में लगभग पूरे ऑल इंडिया में, विदेशी कल्चर की तो बात दूसरा है, ऑल इंडिया की बात करें हर घर में अभी यही चल रहा है। सास अपने बेटे पर हक जमाना चाहती है और बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती है। तो इस फेर में दोनों का परिवार अलग हो जाता है। तो इसका देखकर जो आस पड़ोस के जो होते हैं वो फायदा उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से आप भी एक बेटे बनिएगा बड़ा होकर, तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा और जितना समझदारी दिखा सकते हो उतना समझदारी दिखाइएगा साथियों। तो ये पूरा कहानी था। यदि आपको कहानी पसंद आ रही होगी साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम सारे कहानी को पढ़ेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा जब ये हम डालेंगे इस दोनों में क्षेत्र में, आपको इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब वाला यहाँ पर आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए, कुछ अर्निंग आ जाए, तो भी हम और भी आपको पढ़ाने का तरीका को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपके सामने दिख नहीं रहे होंगे, तो सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा, और क्या कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।